की न्यूज खबरों का साथ। ऋषिकेश में टीबी के मरीजों को ड्रोन से दवा भेजेगा एम्स। आज पहली बार टिहरी के लिए भरेगा उड़ान। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर। भवन मुआवजे की दरें तय। सीएम धामी ने लॉन्च किया गढ़वाली फिल्म यू कनु रिश्ता का टीजर। उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी फिल्म। उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ अब और महंगा। 3 साल बाद 33% बढ़े सर्किल रेट। वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी। मंत्रियों के लिए खरीदी जा सकेगी 35 लाख तक की गाड़ियां। देहरादून में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। सिलेंडर में भी हुआ धमाका, लाखों का नुकसान। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी का आज से शुरू हो रहा है अभियान। आपको बता दें कि अभियान में नकल विरोधी कानून की दी जाएगी जानकारी। बीजेपी का आज से शुरू होगा अभियान। नकल विरोधी कानून की अभियान में जानकारी दी जाएगी। नकल विरोधी कानून को लेकर जो लोगों में कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी। योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा अभियान। पार्टी के पदाधिकारी प्रवक्ता करेंगे पत्रकार वार्ता। जिला मुख्य के अभियान जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून अभियान में दी जाएगी जानकारी। और नकल विरोधी कानून फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस की स्थिति है इस कानून को लेकर, और इसी को क्लियर करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अब आपको अगली खबर बता देते हैं। अब तक आपको बैंक में कई घंटों इंतजार करना पड़ता था और लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब नैनीताल बैंक ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिसे देखकर आप खुश हो उठेंगे। नैनीताल बैंक ने अपने आपके घर तक पैसा पहुंचाने का जिम्मा ले लिया है। गाड़ी के माध्यम से आपके घर पर कैश निकालने और जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना कुछ भी कैश निकाल सकते हैं। सुविधा से आपको घंटों बैंक में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपका समय बचेगा। नैनीताल बैंक हल्द्वानी में अपनी बैंकिंग ऑन व्हील्स वाहन की शुरुआत की है। हल्द्वानी के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैंकिंग गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग की आधारभूत सुविधाएं जैसे बचत खाता, चालू खाता, ऋण संबंधित सुविधाएं पहुंचाना है। बैंक ने पहले चरण में हल्द्वानी के दूरी क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जहां लोगों को यह सुविधा का लाभ मिलेगा। नैनीताल बैंक के महाप्रबंधक अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि दूरी क्षेत्रों तक लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाए। हरिद्वार से कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों पर उत्तराखंड उधम सिंह नगर के जसपुर के पास किसी वाहन द्वारा आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने के मामले ने काफी तूल पकड़ा। कांवड़ियों द्वारा इस घटना के विरोध में काफी हंगामा भी किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस घटना को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही। पुलिस द्वारा कांवड़ियों से भी अपील की गई है कि किसी के भी द्वारा अगर दुष्प्रचार किया जा रहा है तो उस पर ध्यान न दे। वहीं संत समाज ने इस घटना की निंदा की है। जो भी कांवड़िए अपनी यात्रा लेके जा रहे हैं उनसे लगातार वार्ता भी हो रही है और मेरी अपील भी है लोगों से कि कोई भी अगर दुष्प्रचार कर रहा है तो उस पर ध्यान न दे। अगर कोई बात हो रही है तो हम लोगों के संज्ञान में लाएं। अपने जो कांवड़ लेके जा रहे हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए वो उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। इस तरह की घटना ना हो इसके लिए हमारी लगभग हर एक जगह ड्यूटी लगाई भी गई है। जो भी कांवड़िया आ रहे हैं जहाँ पे उनके रुकने का अरेंजमेंट्स हैं सारी चीजें उन लोगों से लगातार हमारा संवाद भी चल रहा है। तो
कावड़ियों को भी संयम बरतना चाहिए। ये भी जो शरारती तत्व हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। जिस तरह के जो शरारती तत्व जिस तरह के जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें संयम बरतना चाहिए। राम भजन में चौकस रहना कलयुग नाच नचाएगा। सरकार से ये मांग करती है अगर किसी ने ऐसा घृणित कार्य किया उनको पकड़ के उनको अंदर करे ताकि कोई दूसरा इस तरह की वो न करे। उसमें कुछ षड्यंत्र होता है, कुछ लोगों की मिली भगत होती है, समाज को प्रसाद। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था के लिए हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में धर्मशाला और होटल हैं, जिनमें अधिकतर होटल बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं, मगर जिला पर्यटन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि 384 होटल सराय पंजीकरण में है, लेकिन 2015-16 में सैक को समाप्त कर दिया गया था। उत्तराखंड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली लागू हो गई है। इस नियम के तहत कई प्रक्रिया ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन स्वीकृत कराना बहुत जरूरी होता है। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार में 800 से अधिक ऐसे होटल हैं जो आवासीय लाइन पर बनाए गए हैं। पहले जो है सराय पंजीकरण चलता था, वो 2017 से 16 से वो निरसन हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारी उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 संशोधित 2016 लागू है, जिसके तहत कुछ मूलभूत अभिलेख हैं जिनका ऑनलाइन अपलोड करना बहुत जरूरी है। दिनेश्वर वार्ड नंबर 4 के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ काली पूजा एवं रंगारंग कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। जो 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग से हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे। विकास भाई, भाइयों बहनों, आज यहाँ काली पूजा का महोत्सव का आयोजन हुआ है। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित ही सनातन धर्म मजबूत इन छोटे छोटे आयोजनों से ही होता है और यही शिक्षा दीक्षा हमारे जो संत पुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो हम सबको देते हैं और उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिनेशपुर क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में एक भव्य जुलूस निकाला गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाला हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के साथ ही सचिवालय घेराव और पुलिस मुख्यालय घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रही है। जेल में बंद बेरोजगार युवाओं को बिना शर्त रिहा करने, राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने समेत बेरोजगार युवाओं की सभी मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को एक सप्ताह और बढ़ाते हुए ब्लॉक स्तर पर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बेरोजगार युवाओं के बहाने अपने सियासी रोटियां सेक रहा है। हकीकत में सरकार ने अधिकांश बेरोजगार युवाओं की मांग को माना है। वहीं पुलिस प्रशासन भी की जांच में ये बात सामने आई कि बेरोजगारों के आंदोलन के सामने उपद्रव करने वालों को फंडिंग भी की गई थी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जबकि 10 पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया गया है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के साथ ही सचिवालय घेराव और पुलिस मुख्यालय घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रही है। जेल में बंद बेरोजगार युवाओं को बिना शर्त रिहा करने, राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने समेत बेरोजगार युवाओं की सभी मांगों
को सरकार से पूरा करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को एक सप्ताह और बढ़ाते हुए ब्लॉक स्तर पर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बेरोजगार युवाओं के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। नहीं, वो सब करें। जब बच्चे भूखे हैं, कोई केले खिलाएगा, कोई सेब खिलाएगा, कोई उनको भोजन कराएगा। मरने देगा बच्चों को बिना पानी और भोजन के? हम लोगों को जो सड़कों में बैठे बच्चे हैं, उनको अगर कोई देख रहा है कि भूखे, उनको पानी नहीं पिलाएगा? अगर किसी बच्चे को भूखा देखेगा, उसको खाना नहीं खिलाएगा? ये कैसी मतलब कोई अंग्रेजों का शासन चल रहा है? लोकतंत्र है और सबको अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है, सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको किसी की तारीफ करने का अधिकार है। किस हिसाब से? क्या ये होता है लोकतंत्र में? क्या लाठी डंडों की सरकार है? बेरोजगार युवाओं के जिस प्रकार का प्रदर्शन उनका था और जिस प्रकार से प्रदर्शन के अंदर कुछ लोग घुस गए थे और उन्होंने जिस प्रकार की चीजें की हैं, उन सब चीजों को लेकर के सरकार ने कमिश्नर को अपॉइंट किया है और ये भी कहा है कि अगर जो जांच किसी प्रकार से कोई जुडिशियली जांच भी चाहते हैं तो जो भी इनकी मांगे उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पत्थरबाजी की जांच की जा रही है। पुलिस ने पत्थरबाजों की फोटो को सार्वजनिक करने के साथ ही 10 पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों को फंडिंग भी की गई थी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। पथराव और उपद्रव के मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 7 की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। पुलिस ने इनकी जमानत का विरोध किया है और इन पर आईपीसी की धारा 307 शामिल करने की कोर्ट से मांग की है। वहीं अधिवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर युवाओं के भविष्य को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, जबकि एसएसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है वो ऐसे गलत काम न करें और पुलिस विभाग इन सभी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे जो सरकार जो है बदले की भावना से जो काम कर रही है, मेरे ख्याल से उनको इतना समय नहीं लेना चाहिए। बच्चों का भविष्य क्या देखना चाहिए। जितने भी छात्र हैं वहाँ पे, आंदोलित छात्र हैं, जो सभी के सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका इतना समय ना गवा करके परीक्षा की तैयारी करने का समय उनका है। सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। जो बॉबी पंवार हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। बाकी और भी जो उनके साथ में छात्र उनको समर्थन दे रहे हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है उन्हें से धाराएं हटनी चाहिए। 307 बड़ी संगीन धारा है, इसमें 10 साल से लेके उम्र कैद की सजा है और आर्थिक दंड भी है इसमें। बेरोजगार युवाओं का आंदोलन अब सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है। जो आंदोलन युवाओं की हक की आवाज को बुलंद करने के लिए शुरू हुआ था, वो अब बदला लेने तक पहुंच गया है। देखना होगा कि आखिर कब उत्तराखंड में इन बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी। आखिर कब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर धांधली खत्म होगी। क्या धामी सरकार का सख्त नकल विरोधी कानून नकल माफियों को खत्म करेगा या आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को ही दबा देगा। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतज़ार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य से लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेईई परीक्षा पेपर लीक कांड में एसआईटी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कई आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आज एसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी जेल में बंद संजीव दुबे के मौसेरे भाई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। एसआईटी द्वारा फरार आरोपियों का नॉन बेलेबल वारंट भी कोर्ट से प्राप्त कर लिया गया है।
जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी एसआईटी द्वारा करने की बात की जा रही है। एसआईटी प्रभारी एसएसपी रेखा यादव का कहना है कि पेपर लीक कांड में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं। छानबीन में सामने आया है कि जेल में मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मौसेरे भाई देवी सिंह और जेल में बंद पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल के छात्र धर्मेंद्र ने भी उनकी मदद की थी। एसआईटी द्वारा पेपर प्रकरण लीक से संबंधित 2 अभियोगों में विवेचना की जा रही है, जिसमें पटवारी पेपर लीक में 2 नई गिरफ्तारियां इसमें की गई है। एक धर्मेंद्र है, दूसरा देवी सिंह। देवी सिंह इनका परिचित था, संजीव दुबे का परिचित था। यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे काम कर रहा था। उसको लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्विजिलेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। इसको भी कुछ पैसे का प्रलोभन दिया गया था, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी जो है आने की हितमपुर तिराहा के आसपास से की गई है, और अन्य अभियुक्त देवी सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी कार्यालय से की गई है। अभी जांच की जा रही है, जो भी नाम प्रकाश में आ रहा है हमारे द्वारा समय समय पर उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। जैसे कि पास्ट में हमारे द्वारा जीनियस कोचिंग सेंटर के मालिक संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, जैसे उनका नाम प्रकाश में आया। अन्य भी ऐसे नाम अगर भविष्य में प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ भी समय समय पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था के लिए हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में धर्मशाला और होटल है, जिनमें से अधिकतर होटल बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। मगर जिला पर्यटन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पहले जो है सराय पंजीकरण चलता था, वो 2017 से 16 से वो निरसन हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारी उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 संशोधित 2016 लागू है, जिसके तहत कुछ मूलभूत अभिलेख हैं जिनका ऑनलाइन अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पूर्व में 384 होटल सराय में थे, जिनके फायर के एनओसी न मिलने के कारण हम अपनी साइड में उनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत निशड़ी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खुली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। सोमवार को गांव का एक ग्रामीण मनबट सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण रॉबिन सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी कई लोग गाँव में खुली बिछी हुई जल जीवन मिशन की पाइपलाइनों में उलझने के चलते चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने का मांग प्रशासन से की है। संबंध से जल संस्थान के सहायक अभियंता जगदीश खंडेरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी चल रहे हैं और इस बात का संज्ञान उन्हें है और जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। चाहना क्या है, उनको जो रास्ते से नीचे दबाए उनको भाई, उनके लिए भी यही सुझाव है कि जितने भी नल ऊपर उठे हुए वो सब नल जो है नीचे होने पाइपलाइन जो अच्छा, तभी जो है आम आदमी या बुजुर्ग आदमी तभी चल सकेगा उसमें। तुम्हारा ये कौन करेगा, इलाज कौन करेगा? ये कल आप ही के माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आए, तो हमने तुरंत इस संज्ञान का कार्रवाई की। उसमें जो हमारे कार्यस्थल पे कनिष्ठ अभियंता थे वो उसी क्षेत्र में थे, तो हमने वहाँ पे भेजा है। तो काफ़ी देर से हमें ये सूचना मिल पाई कि वहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि जानकारी गांव वालों को भी नहीं थी इस चीज़ की। तो वहाँ पे पुराने भी कई सारे पाइप लाइनें बिछी हुई हैं, तो ये उस स्थल पे तो अभी हमारी पाइप लाइन नहीं बिछी थी, पर पूरे गांव में अभी हमारा कार्य चल रहा है पाइप लाइन का, वो अभी प्रारंभिक स्तर पे है। तो अगर हमारे स्तर से भी ये होती है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो पैदल रास्ते में है तो वहाँ पे तो ये पाइप ओपन होने ही नहीं है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।